हेलो एवरीवन, आज हम भूत की हेल्प से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये हमारा भूत है जो कि सड़क के बीचों बीच जाके बैठ गया। अब सड़क पे लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो जो राहगीर जो है वो इससे बहुत दूर से गुजरे, उनको तो ये दिखाई नहीं दिया तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, वो अपने सीधे चले गए। जो राहगीर दूर से गुजर रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो राहगीर जिनको ये भूत जो है थोड़ा सा दिखाई दिया वो डेविएट हो गए, वो डर गए, उन्होंने अपना पाथ जो है वो छोड़ दिया, वो डेविएट हो गए। जो राहगीर जितने पास से गुजर रहा था उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा हो रहा था, उनके बीच डर जो है वो उतना ही ज्यादा पैदा हो रहा था। ये राहगीर थोड़ा और पास से गुजरा तो इसका डिफ्लेक्शन और ज्यादा हुआ, ये और ज्यादा डर गया। ये और पास से गुजरा तो ये और ज्यादा डर गया। और जो राहगीर बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे उसने भूत को देखा उल्टे पांव वापस। तो हमने क्या देखा कि जो राहगीर जो है बहुत दूरी से गुजरे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एकदम सीधे निकल गए। जो बहुत दूर से गुजर रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन राहगीर को ये दिख गया उनका मार्ग जो है वो डेविएट हो गए। जो राहगीर को ये दिख जाता है उनका डेविएशन हो जाता है। जितने पास से राहगीर गुजरा उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा हुआ। और जो बिल्कुल बीचों बीच चल रहे थे इसकी बिल्कुल सीध में जैसे ही भूत दिखाई दिया उल्टे पैर वापस। अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये आपका एक रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल जो है भूत की जगह क्या लिया था रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस। तो एटम का न्यूक्लियस जो है वो भूत है। और जो हमारे ये जो राहगीर थे वो क्या है? वो हमारे अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि गोल्ड मेटल की जो है वो थिन फॉइल ली और उस पे अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो बम्बार्डिंग कराई। तो जो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो दूर से गुजरे, ये जो न्यूक्लियस है दूर से गुजरे, उनमें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो तो एकदम सीधे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए। जो दूर से गुजरे उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जो थोड़ा सा पास से निकले उनमें डिफ्लेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हमारा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है? ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या होता है? रिपल्सन हुआ। तो जो अल्फा पार्टिकल जितने नजदीक से गुजरा उसमें रिपल्सन उतना ही ज्यादा हुआ और वो उतना ही ज्यादा डेविएट हुआ। और जो बिल्कुल सीध में गुजरा वो उल्टे पैर वापस। राइट? तो ये एक हमारा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल हो गया जो किसने दिया था? जो रदरफोर्ड ने दिया था। यहां पे भूत क्या है? भूत जो है वो एटम का एक न्यूक्लियस है और ये राहगीर क्या है? ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अब आइए रदरफोर्ड मॉडल की डिटेल में स्टडी करते हैं। आज हम रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल की बात करेंगे कि रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल जो है वो क्या कहलाता है। रदरफोर्ड्स के न्यूक्लियर मॉडल को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं और इसी को हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। तो रदरफोर्ड जो है एक महान साइंटिस्ट थे। रदरफोर्ड एक जीनियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की और उस डिस्कवरी में जिन मटेरियल का यूज किया गया वो बहुत ही सिंपल थे। तो सिंपल मटेरियल का यूज करके उन्होंने डिस्कवरी की। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 11 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है।
तो अब बच्चे पूछते हैं रदरफोर्ड को मिला था कि नहीं मिला था, तो उनको भी मिला था। तो रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल दिया उसमें उन्होंने कौन कौन से मटेरियल का यूज किया। तो पहला जो था थिन गोल्ड फॉइल। तो रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल को ही सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि रदरफोर्ड को मालूम था कि गोल्ड जो है, गोल्ड मेटल की जो मेलिएबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया। इसकी जो थिकनेस थी अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर थी। दूसरा उन्होंने लेड चैम्बर लिया। लेड चैम्बर ही क्यों लिया, क्योंकि उनको पता था कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो वो पार्टिकल बाहर ना जाएं, वो सही तरीके से सील्ड रहें, तो अल्फा बीटा पार्टिकल बाहर ना जाएं, उसको रोकने के लिए उन्होंने लेड चैम्बर का यूज किया। थर्ड उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया। ये रेडियम और पोलोनियम आप ले सकते हो। तो रेडियम और पोलोनियम ही क्यों, क्योंकि ये रेडिएशंस में अल्फा पार्टिकल्स को ज्यादा एमिट करते हैं। फिर उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों ली, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसपे अगर कोई पार्टिकल आके टकराता है तो उस जगह पे फ्लैश क्रिएट होता है, चमक उत्पन्न होती है, तो उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली। तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था उसका सेटअप कैसा था। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल में एक लेड चैम्बर लिया। इस लेड चैम्बर के अंदर उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा जो अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो इमिट करता है। तो अल्फा पार्टिकल्स इमिटर जो है वो आपका या तो रेडियम हो सकता है या पोलोनियम हो सकता है। फिर उसने एक लेड प्लेट ली। लेड प्लेट जो है ली ताकि अल्फा पार्टिकल इसी प्लेट से जो है वो बाहर निकले। फिर उसने थिन गोल्ड फॉइल ली। अल्फा पार्टिकल्स जो है थिन गोल्ड फॉइल को पास करके बाहर निकले। तो जब अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल से पास होकर बाहर निकल रहा है तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और ये परसेंटेज पता है कितना था, 99%। तो 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओन पाथ। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स अप्रोक्स 1% जो अल्फा पार्टिकल्स है उनमें जो है वो डिफ्लेक्शन हुआ। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिवर्ट बैक, बाउंस बैक हो गए। गोल्ड फॉइल से जो है वो बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री पे, वो क्या हो गए, रिवर्ट बैक हो गए, वापस चले गए। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते जो है वो वापस चले गए। तो रदरफोर्ड ने जो ये ऑब्जर्व किया उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से जो ऑब्जर्वेशन किए थे उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसने एटम का स्ट्रक्चर बनाया। उसने बताया कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है। उसने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था उसने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसने बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी है। उसका जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओन पाथ। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसने बताया था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, इसमें रिपल्सन हुआ। इसका मतलब है कि इस एटम में पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, तभी रिपल्सन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रदरफोर्ड का जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था उसने देखा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल अप्रॉक्स 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल जो था वो बाउंस बैक हुआ, जिस लाइन में आया था उसी लाइन से वापस चला गया। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसने बताया था कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स का जो साइज है बहुत छोटा होता है और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो 180 डिग्री पे वापस आया,
इसका मतलब है कि जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ नहीं है, फैला हुआ नहीं है, वो एक स्मॉल एरिया में, छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी वो बाउंस बैक हुआ होगा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स तो बहुत छोटा है, और अल्फा पार्टिकल्स का बाउंस बैक होना ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एक स्मॉल एरिया में, छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पूरे एटम में बिखरा हुआ नहीं है, एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। और उस एरिया को उसने क्या बोला? न्यूक्लियस। तो ये जो एरिया है इसको उसने बोला न्यूक्लियस, और यहीं से न्यूक्लियस की जो है वो डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के जो मेन पॉइंट थे वो कौन कौन से थे? तो रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं इसको। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन जो है वो अननोन था, न्यूट्रॉन के बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक्सरे एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का जो डायमीटर मेजर किया गया वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और 10⁻⁻15 मीटर को हम 1 फर्मी बोलते हैं। एक्सरे एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से 6.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बीच की होती है। और अगर हमें डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 A 1/3। R0 जो है वो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, वो होता है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और A होता है मास नंबर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, मास नंबर ऑफ आवर न्यूक्लियाइड इज 216, इट्स अप्रोक्सीमेट रेडियस इन फर्मी यूनिट इज। तो मास नंबर जो है एक न्यूक्लियाइड का 216 गिवन है, तो हमें उसका रेडियस जो है वो फर्मी में डिटरमाइन करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। R0 जो है वो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, A जो मास नंबर है 216 गिवन है, और पावर 1/3। तो ये जो है 6 आएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो R जो है रेडियस निकल आएगा, तो R जो है 8.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आया। तो ये जो है 8.4 फर्मी के इक्वल होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा? 8.4 फर्मी। तो अगला पॉइंट है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि एटम का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर हम डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस और डायमीटर ऑफ एटम के रेशियो की बात करें तो ये जो है वो 10⁻⁻5 आता है। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻5 टाइम्स इज द डायमीटर ऑफ एटम। अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम के रेशियो की बात करें तो ये आता है 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। तो ये जो रेशियो है न्यूक्लियस और एटम का, इस रेशियो को देख के लगता है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है एटम के वॉल्यूम से बहुत 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 छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एटम में उसके न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत 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 छोटा होता है। फिर जो अगला पॉइंट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या इसको हम 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हम कह सकते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की जो डेंसिटी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये जो डेंसिटी होती है, तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हम यहां रखेंगे,
अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि हमें एक एटम का मास चाहिए इसलिए यहां पे हमने इतने से डिवाइड किया, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस ये तो Na एटम का मास होता है, इंटू वॉल्यूम कितना 4/3 πr³। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है हम निकाल सकते हैं। इसके बाद फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल आता है कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल क्यों हो गया। तो रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड ये दोनों चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस कारण रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल हो गया। तो ऐसा क्या था कि रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंडस जो है वो रिवॉल्व करता है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी जो है एकदम खत्म हो जाएगी और वो चार्ज पार्टिकल जो है वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अंदर गिर जाएगा। एटम में भी यही होता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिस कारण हमारा एटम जो है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम जो है स्टेबल होता है। लेकिन रदरफोर्ड जो है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल क्यों होता है। फिर दूसरा ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके स्पेक्ट्रम में एक लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 डिफरेंट लाइन बनती हैं। इस बात को रदरफोर्ड मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो 5 डिफरेंट लाइन जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्यों बनती है। इस कारण रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।